प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में गुजरे साल के हवाले से बात हो जाए। साल 2023 मुल्क की मैशत के लिए कैसा रहा? महंगाई की शरह में 13% इजाफा हुआ और साल के अख्ताम पर जो महंगाई की शरह है वो 40% से ऊपर यानी 42.6% पर जा पहुंची। 2023 के दौरान बिजली और गैस के नर्ख भी बढ़ते रहे और उससे पैदावारी लागत भी बढ़ गई। 22% शरह सूद और डॉलर की जो कीमत है वो अब 300 के लगभग रहने के अलावा जो एलसीज है उनके ना खुलने की वजह से भी कारोबार जमूद का शिकार रहा और मईशत बहसीत मजमूई दबाव का शिकार रही। कुछ चीजों में बेहतरी हुई, कुछ चीजें जो है वो और नीचे गई। क्या अच्छा रहा, क्या बुरा रहा, प्रोग्राम में इस हिस्से पर बात होगी। मेरे साथ मौजूद हैं हमारे ट्रिब्यून के कॉरेस्पॉन्डेंट साथी एंकर शहबाज राना साहब जो कि मैशत पर बड़ी गहरी नजर रखते हैं। मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद हैं, उनसे बात होगी। और हारून शरीफ साहब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के चेयरमैन रह चुके हैं, माहिर मैशत हैं, उनसे भी इस इशू पे बात होगी। दोनों मेहमान मेरे साथ हैं। शहबाज राना साहब, मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज करना चाहता हूं। वैसे बहसीत मजबूरी कारोबारी जो तबका है या बरादरी है उसका क्या फीडबैक रहा है? कुछ बेहतरी उनको नजर आई इस साल, गुजरे साल? देखिए रहमान साहब, जो साल का आगाज हुआ था वो तो कितना अच्छा नहीं होता। 2023 में ये पहली दफा हुआ है पीस टाइम में कि पाकिस्तान दिवालिया होने के करीब पहुंचा। बिल्कुल जुलाई में आप वर्ष पे थे दिवालिया होने के, लेकिन फाइनली फिर शहबाज शरीफ साहब उस पर खुद पर्सनली एक्टिवेट हुए, उन्होंने पर्सनल गारंटीज दी IMF के मैनेजिंग डायरेक्टर को, तो पाकिस्तान दिवालिया होने से बचा और आपको एक इमरजेंसी में 9 माह का प्रोग्राम मिल गया। तो ये दिस वाज फॉर द फर्स्ट टाइम इन पीस टाइम्स कि दिवालिया होने के करीब पहुंचे। दूसरा, इसी साल के अंदर जो महंगाई की शरह थी वो पाकिस्तान की तारीख की हाईएस्ट मई में गई 38% के ऊपर। डॉलर का आपने खुद जिक्र किया कि ओपन मार्केट में वो 334 पे चला गया था एक टाइम पे, इंटरबैंक में कोई 307 के ऊपर। तो ये वो सारे इंडिकेटर्स हैं जो बताते हैं कि आवाम के लिए कितनी इसमें प्रॉब्लम्स रही इस साल के अंदर और ओवरऑल जो लोगों के लिए और बिजनेसेस के लिए, और फिर हार्डली जो गवर्नमेंट के जो इश्यूज थे वो अपनी जगह पे रहे। जो आपको थोड़ी सी एक सेंस ऑफ स्टेबिलिटी नजर आई वो आपको नजर आई पिछले 3-4 माह के अंदर। और इसका अगर क्रेडिट जाता है तो सिर्फ एक चीज को जाता है, वो है IMF की अम्ब्रेला। IMF की छतरी आई तो वो जो दिवालिया होने का खतरा था वो हट गया। IMF की छतरी आई तो आपने डिलीवर करना शुरू कर दिया। तो उन फैक्टर्स की वजह से आज आप कह सकते हैं कि जब साल का आगाज हुआ तब जो सूरत हाल थी और जब साल का इख्तिताम हो रहा है तो उसमें काफी फर्क है, थैंक्स टू IMF। अच्छा, मगर इसमें जो स्टेबिलिटी की आप बात कर रहे हैं, कुछ चीजों में तो बेहतरी हमने देखी। मिसाल के तौर पर डॉलर जो बहुत ही ज्यादा ऊपर नीचे हो रहा था, फिर पेट्रोल की कीमत के हवाले से, और साल के आखिरी दिनों में स्टॉक मार्केट ने भी कुछ बेहतर परफॉर्म किया। उससे कुछ फर्क पड़ा है और खासतौर पर उस चीज को जिसको हम एक इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस कहते हैं। देखिए, जो इन्वेस्टर है वो इस चीज को नहीं देखता कि SIFC है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, कौन है। इन्वेस्टर देखता है लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और प्रिडिक्टेबिलिटी इन पॉलिसीज। क्या आपका रुपया मुस्तहकम हो गया? द आंसर इज नो। क्या आपको पता है कि अगले 3 साल में पाकिस्तान का इंटरेस्ट रेट जो है वो किस साइड पे जाएगा? द आंसर इज नो। क्या आपको पता है कि 6 माह बाद यही टैक्स की पॉलिसी रहेगी? द आंसर इज नो। द प्रॉब्लम इज कि अभी आपको जो एक स्टेबिलिटी, जैसे मैंने कहा, आर्टिफिशियल तो नहीं कह सकते बट एक रिलेटिव टर्म्स में एक स्टेबिलिटी है, वो IMF की वजह से। आप IMF का जो पाइप है उसको हटा दें तो फिर बैक टू द सेम पोजीशन चले जाते हैं। आज जो आपसे इन्वेस्टर मांग रहा है वो पॉलिटिकल और आप कह रहे हैं कि साल 2022 में हमारी जो 23 में हमारी जो अचीवमेंट है वो IMF है। हमारी जो अचीवमेंट है वो IMF, और हम वही जो ऑक्सीजन हमें पहले ही हमारे पास थी वो मुनक़ता होगी कुछ अरसे के लिए, वो दोबारा बहाल होगी। तो ऑक्सीजन पे हम चल रहे हैं। जो एक आपका स्टेबल सिस्टम होता है ना, जिसके अंदर आप कह सकते हैं कि निजाम एक वाकई आप एक सही रास्ते पे चल पड़ा, वो भी दूर है। मैं जरा हारून शरीफ साहब से पूछ लूं। हारून शरीफ साहब, आपको क्या लगता है, ये हम एक ट्रांजिशन से गुजर रहे हैं जबकि साल खत्म हो रहा है, लेकिन अगर हम इस साल का मवाजना करें गुजरे सालों से तो आपको हमारी ट्रेजेक्टरी जो है वो बेहतरी की तरफ जाती लगती है या फिर उस स्लोप में हम नीचे ही की तरफ गए हैं? जी बहुत शुक्रिया। जी नहीं, नीचे नहीं गए हैं। हमारी जो फॉल थी इस साल में वो खासी हद तक रुक गई है अगर हम इसको स्टेबिलिटी की लेंस से देखें, जिसको हम मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कह रहे हैं। ठीक। तो वहां पर फिस्कल डिसिप्लिन कुछ बेहतर हो गया है। हमने अपने करंट अकाउंट और फिस्कल जो हमारा बजटरी डेफिसिट है उसको खासी हद तक कंट्रोल कर लिया है। लेकिन ये जो चीजें हैं इनको सस्टेन करना, पाकिस्तान का हिस्टोरिकली चैलेंज ये है कि ना हम इकोनॉमिक ग्रोथ को सस्टेन कर पाते हैं, ना पॉलिसीज को सस्टेन कर पाते हैं, ना ही फाइनेंशियल डिसिप्लिन को सस्टेन कर पाते हैं। तो अगर तो हमने दुनिया को पावर कराना है कि अब हमारे अंदर वो डिसिप्लिन आ गया है और हम कमिटेड हैं
तो हमें 1-2 साल मजीद इसी लाइन पे चलना होगा और इन पैरेलल फिर इकोनॉमी के रिवाइवल और ग्रोथ की पॉलिसीज बनानी होंगी। एक बहुत बड़ी गलतफहमी है लोगों में कि आईएमएफ जो है, जो आप पे कंडीशंस लगा रहा है उससे कोई इकोनॉमिक ग्रोथ रिवाइव हो जाए। अच्छा, आईएमएफ जो कंडीशंस लगा रहा है उससे सिर्फ आप अपने एक्सटर्नल बिल पे कर पाएंगे और आपकी जो फिस्कल मैनेजमेंट कुछ बेहतर हो जाए। अच्छा, ये जो आज हमने खुद करना है। अब इंटरेस्टिंगली ये जो वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट जो आज मीडिया में रिपोर्ट हो रही है उसमें कहा गया है कि आईएमएफ प्रोग्राम के बाद भी हमें बैरूनी इमदाद की जरूरत होगी और उसने फिर साथ ये भी कहा है कि हमें सरमायाकारी का माहौल आसान बनाना होगा। तो आपको नहीं लगता कि तमाम जो इकदाम हुए उससे ये सरमायाकारी का माहौल जो है वो कुछ आसान हुआ है 2023 के अंदर, या उसमें अभी भी रुकावटें हैं, हमें काम करना बाकी है? जिस पे 2 कमेंट्स हैं। एक तो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अंदर कोई अनयूजुअल चीज नहीं है, वो कंसिस्टेंटली बहुत देर से हम सब भी कह रहे हैं, तो वो तो एक डायग्नोस्टिक है। जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ये नहीं बताती कि आपने ये काम जो उन्होंने 4 हाईलाइट किए हैं एरियाज कैसे करने। असल काम तो ये है कि हमने करना कैसे है। अब आते हैं आपके इस सवाल की तरफ सरमायाकारी का। देखिए, सरमायाकारी के 3 हिस्से हैं रहमान साहब। एक हिस्सा है कि जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि आप इंसेंटिव और पॉलिसी ऐसी बनाएं कि हम पे एतबार आए कि आप कैम्बोडिया से बेहतर इंसेंटिव ऑफर कर रहे हैं, बांग्लादेश से बेहतर ऑफर कर रहे हैं, ताकि बैरूनी सरमायाकार भी अट्रैक्टेड हो और अंदरूनी सरमायाकार जो निकाल रहा है पैसा वो भी यहाँ पर पैसा रखे। दूसरा हिस्सा है जो SIFC कर रहा है कि आप ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स को दूर करके फास्ट ट्रैक करें चीजों। और तीसरा हिस्सा इसका बहुत अहम है कि अगर आपने सरमायाकारी की ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट टाइप या प्राइवेटाइजेशन टाइप बड़ी डील करनी है तो फिर आपको एक एक्सपर्टीज चाहिए जो ट्रांजैक्शंस बना सके। ठीक है, तो ये 3 हिस्से हैं। मेरे हिसाब से पाकिस्तान सिर्फ मिडिल वाले हिस्से पे कर रहा है। ठीक है, मैं 1 मिनट आता हूं। शहबाज राना, बड़ा इशू महंगाई का रहा और आखिरी 6-7 हफ्ते तो ये 40% से ऊपर ही रही, अगरचे इसके अंदर कुछ कमी जो है वो देखी गई। ये क्या वजह है? आने वाले साल में कुछ तवक्को की जा सकती है कि ये इन्फ्लेशन जो है वो इसमें कुछ कमी हो? नहीं, इसके कम होने के चांसेस बहुत ही कम है। तो एक रेट होता है ना कि अगर 42% है तो वो 40 हो गया या 38 हो गया, ये कमी नहीं है। जो पहले कीमत बढ़ चुकी है उसके ऊपर जो इंक्रीज हो रहा था, पहले 42% हो रहा था, अगर अब 40 हो रहा है तो उससे फर्क नहीं पड़ता। लोगों के लिए मसाइल और ज्यादा बढ़ रहे हैं। जनवरी के आगाज में आप देखेंगे गैस की कीमतों में फिर इजाफा होने जा रहा है। फिर अगर आप लॉन्ग टर्म IMF के प्रोग्राम में चले जाते हैं तो टैक्सेस में एक अच्छा खासा जो इंक्रीज है वो आएगा। ये जो जनवरी से जून तक का पीरियड होगा ना, उसमें आपको रेट कम होता हुआ नजर आएगा, लेकिन महंगाई बढ़ रही होगी और अभी भी डबल डिजिट्स में बढ़ रही होगी, तो उसमें उस तरीके से कमी नहीं होगी। दिस इज द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, किस रफ्तार से बढ़ रही है। तो लोग उसको इस चीज से कंफ्यूज करते हैं कि जैसे महंगाई कम होना शुरू हो गई है। किसी भी चीज की कीमत जो बढ़ चुकी है वो कम नहीं होने जा रही, एक्सेप्ट जैसे फ्यूल प्राइसेस है, इंटरनेशनल मार्केट में कोई फ्लक्चुएशन हो जाती है, आपका रुपया मजबूत हो जाता है, तो वहां से आपको कोई रिलीफ मिल सकता है। अगर वो नहीं है तो यू विल सी कि प्राइसेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड अदर कमोडिटीज, ये जहां पर आ गई है ये वहीं पर वो रहेगी। मैं हारून शरीफ साहब, अब क्योंकि इलेक्शन का बड़ी बेताबी के साथ इंतजार हो रहा है, दूसरे महीने में इलेक्शन होने वाले हैं, आपको लगता है कि उसके बाद ये स्टेबिलिटी वाला फैक्टर थोड़ा और मजबूत हो जाएगा? ये डिपेंड करता है जी कि हुकूमत जो है वो किस किस्म की आती है। अगर तो कमजोर कोalition आती है तो फिर मुश्किल हो जाएगा, लेकिन ज्यादा अहम ये है कि वो अपनी इकोनॉमिक टीम क्या लाते हैं और इदारों को कितनी मजबूती और डेलीगेशन करते हैं, ताकि चीजें तो असल में इदारों ने जो इकोनॉमिक मैनेजमेंट के इदारे हैं उन्होंने आगे काम करना है। अगर हर चीज के अंदर पॉलिटिकल इकोनॉमी की लेंस से देखेंगे, कंस्टिट्यूएंसी को देखेंगे, फिर काम नहीं चलेगा, क्योंकि वो ओल्ड स्कूल है। मेरी वरी ये है कि इलेक्शंस करते हैं और अभी तक एक भी पॉलिटिकल पार्टी ने कोई सॉलिड रिफॉर्म का प्रोग्राम अपने मैनिफेस्टो का सामने नहीं रखा है। फिर होगा ये कि वो आकर कहेंगे हम तैयारी के बगैर आ गए थे। तो ये चीजें वरिष्ठम है। हमें ये अब इस वक्त अगर कोई समझ रहा है कि पुराने तरीके से इधर उधर से पैसे पकड़ के और पुराने लोगों को रख के वो मईशत को खड़ा कर लेंगे, आई एम अफ्रेड कि इस वक्त वो हालात
खासे मुश्किल दिखाई दे। ठीक है शहबाज राणा, योर कमेंट, कुछ स्टेबिलिटी की उम्मीद रखें इलेक्शन के बाद, आपको लगता है? देखिए हारून साहब ने जो बात की वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम आ जाए, ऐसी नेशनल असेंबली आ जाए जिसमें जो रूलिंग अलायंस है उसकी मेजॉरिटी हो, अलायंस से बेहतर है कि आप सिंगल पार्टी की अगर हुकूमत होगी तो फैसले करने आसान होंगे। अगर वही शहबाज शरीफ वाला मॉडल होगा जिसमें 13 पार्टी पीडीएम की हुकूमत थी, इस तरह के हालात में उस किस्म की हुकूमत का आना इकोनॉमी के लिए ठीक है ना मुल्क के लिए। बहुत शुक्रिया शहबाज राणा। हारून शरीफ साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज के प्रोग्राम से इतना, इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।